हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंसेस पढ़ा था। डिफरेंसेस इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताया था आपको, और सस्पेंशन के बारे में बताया था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, और साथ में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ बताया था और उसके कंपोनेंट के बारे में बात की थी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। तो आज की क्लास में हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से। फिर से एक बार इसमें कुछ पॉइंट्स रह गया था, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है बच्चों। देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों चीज़ें आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में। तो जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जैसा कि आपको हमने बताया था कि डिस्पर्शन मीडियम का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लार्ज होता है, जिसको हम सॉल्वेंट की तरह बोल सकते हैं। और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसे हम सॉल्यूट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूट ठीक है जो कि ट्रू सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज का अमाउंट क्या होता है, कम होता है बच्चों, और डिस्पर्शन मीडियम का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट, इस तरीके से इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स जैसे ग्लू हो गया, इंक हो गया, स्मोक हो गया। ठीक है, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो कि स्मोक आप देखते ही हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको दिखाई देता है, ठंडी के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि इंक जो होता है ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इंक में दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक वाटर होता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ इंक होता है। पार्टिकल्स ऑफ इंक होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ इंक और वाटर जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक तरीके का क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। ऐसा क्यों होता है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उनके दोनों कंपोनेंट, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, दिखने में आपको होमोजीनियस लगेगा, लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके एग्जांपल जैसे ग्लू, इंक, स्मोक, ये सभी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, द फेज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनका एक ऐसा फेज जो कि जो कोलाइड पार्टिकल्स का फेज होता है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। द फेज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। दिस इज लाइक अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिस तरीके से सॉल्यूट को हम लेते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, सॉल्यूट के जैसा होता है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट के जैसा होता है। इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, जैसा कि आपको हमने बताया कि डिस्पर्शन मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी चीज़ क्या होती है, डिस्पर्स्ड होती है। द मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें जो भी पार्टिकल्स हैं,
जो भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो अगर क्या होते हैं उस मीडियम में मिक्स हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ऐसे मीडियम को डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। एंड दिस इज़ लाइक अ सॉल्वेंट इन ट्रू सोल्यूशन। जैसे कि ट्रू सोल्यूशन में आप देखते हो सॉल्वेंट होता है, उसी तरीके से डिस्पर्शन मीडियम को हम सॉल्वेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे, जो कि कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है इससे। दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोलायर्स डिपेंडिंग अपॉन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये पढ़ने जा रहे हो कि जो कोलायड होते हैं, जो कोलायर्स होते हैं उनके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो कोलायर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं 9 टाइप्स के, जैसे कि सॉलिड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3 स्टेट होते हैं, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, और आपका क्या हो गया, गैस हो गया। ये 3 स्टेट हैं आपके मैटर के। तो एक बार सॉलिड का सॉलिड के साथ, ठीक है, एक बार सॉलिड का लिक्विड के साथ, और एक बार सॉलिड का गैस के साथ। ठीक है बच्चों, 3 हो गया। फिर लिक्विड का एक बार सॉलिड के साथ, फिर लिक्विड का एक बार गैस के साथ, फिर एक बार लिक्विड का लिक्विड के साथ। ठीक है, उसी तरीके से गैस का एक बार सॉलिड के साथ, फिर गैस का एक बार लिक्विड के साथ, फिर गैस का एक बार गैस के साथ। टोटल कितने हो गए, 9। ठीक है, तो देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कोलायर्स कितने होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसको ज़रूर टेबल आप बना लेंगे बच्चों। ठीक है, जो कि स्क्रीन पे आपके एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप ज़रूर अपनी फेयर कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये कॉमन एग्जांपल्स कोलायर्स के दिए हुए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। डिस्पर्स्ड फेज है, ये क्या है आपका, डिस्पर्शन मीडियम है। और ये टाइप ऑफ कोलायड किस तरह का बनेगा और उसकी एग्जांपल्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको लर्न जरूर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है कि डिस्पर्स्ड फेज, जैसा कि आप जान रहे हो डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। मतलब अगर लिक्विड लेस अमाउंट में है और गैस अगर लार्ज अमाउंट में है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो वहाँ पे किस टाइप का कोलायड बनता है बच्चों, एरोसॉल बनता है। इसको याद रखना। ठीक है, कि जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, गैस हो, तो वहाँ पे एरोसॉल टाइप का कोलायड बनता है, जिसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ठीक है, तो कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल्स आप जरूर लर्न कर लेंगे। अब दूसरा देखो क्या है बच्चों, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है, तो वहाँ पे भी कोलायड का टाइप एरोसॉल ही होगा। एग्जाम्पल स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखो बच्चों, गैस, अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड है, तो वहाँ पे किस टाइप का कोलायड बनता है, फोम बनता है। फोम टाइप का कोलायड, मतलब ये कोलायड का क्या है, नाम है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द नेम ऑफ कोलायड, दैट इज़ टाइप ऑफ कोलायड। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, सेविंग क्रीम। ठीक है, फोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेविंग क्रीम। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी अगर लिक्विड हो, तो वहाँ पे क्या बनता है, इमल्सन बनता है। इमल्सन टाइप का कोलायड बनता है, जिसका एग्जांपल मिल्क है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, फेस क्रीम हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड है, तो वहाँ पे किस टाइप का कोलायड बनता है, सॉल। क्या नाम होगा उस कोलायड का बच्चों, सॉल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, write the name of type of colloid when dispersed phase is liquid and dispersion medium is dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid। ठीक है, मतलब अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड है, तो किस टाइप का
कोलाइड्स फॉर्म करेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, सॉलिड। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक नया आपको नाम सुनने को आ रहा होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का क्या है, एंटासिड है। एंटासिड का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटासिड का मतलब होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पहले फार्मूला क्या होता है, ये लिख लो, MgOH ट्वाइस। अभी आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे फार्मूला मेकिंग, तो वहाँ पे बताया जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब जब स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, और स्टमक के अंदर जो एसिड्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ करता है तो उसे क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। MgOH ट्वाइस क्या है, एक तरीके का बेस होता है। और एंटासिड मतलब स्टमक के अंदर जब एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, दैट इज HCl, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है तो हमें क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टमक के अंदर इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडा पाउडर या सोडा सॉल्यूशन वगैरह ये सब यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तरीके का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस है, क्या है, डिस्पर्स्ड फेज गैस, और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड है, तो वहाँ पे किस टाइप का कोलैड बनेगा, फोम, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे फोम, रबर, स्पॉन्ज, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स। और अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड है, तब वहाँ पे किस टाइप का कोलैड बनेगा बच्चों, जेल बनेगा। क्या बनेगा, जेल बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जेली, चीज़, बटर, ये सब हो गया, ठीक है। और देखो नेक्स्ट बच्चों, 9th जो लास्ट है, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी अगर सॉलिड है, तो वहाँ पे किस टाइप का कोलैड बनता है बच्चों, सॉलिड सॉल, जिसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, जो मिल्की टाइप का ग्लास बनता है, या कलर्ड जेमस्टोन्स बनते हैं, ठीक है, बहुत ही शाइनिंग होती है उनमें, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल से किस में आते हैं, सॉलिड सॉल में आते हैं। सॉलिड सॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों, जब डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो। मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो वहाँ पे सॉलिड सॉल बनता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलैड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलैड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कोलैड्स की, जो कि आप जानते हो, एक कोलैड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलैड, ये आप जानते हो अच्छी तरह से, कई बार मैंने बताया, ठीक है। देखने में आपको कैसा लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में कोलैड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज दे शो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोमेंट। अब देखो बच्चों, जो कोलैड्स होते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का इफ़ेक्ट शो करते हैं, जिस इफ़ेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफ़ेक्ट, और एक ब्राउनियन मूवमेंट। मतलब जो कोलैड्स होते हैं, ठीक है, या कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये टिंडल इफ़ेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं टिंडल इफ़ेक्ट की। तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो टिंडल इफ़ेक्ट एक तरीके का ऐसा इफ़ेक्ट है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, व्हेन strong converging beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room। जब हम कभी बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहाँ रखा गया है, डार्क रूम में रखा गया है, ठीक है। मान लो किसी कंटेनर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और उसे डार्क रूम में रख दिया, और उसमें हमने क्या किया, बीम ऑफ लाइट पास किया, ठीक है। जब बीम ऑफ लाइट आप पास करेंगे तो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, मतलब स्कैटर होने लगेगी। जो बीम ऑफ लाइट हो क्या होने लगती है, स्कैटर होने लगती है, अपने पाथ को क्या करती है, डेविएट करने लगती है, जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पहुंचता है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगा, ठीक है, वो क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्ट होगा, डेविएट होगा, मतलब स्कैटरिंग होने लगेगी लाइट की। वो आप उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे
ठीक है। तो वो बहुत ही क्लियरली दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से किस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किस तरीके से बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, ठीक है, स्कैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस फिनोमेना को क्या कहा गया, टिंडल इफेक्ट कहा गया, ठीक है। इस इफेक्ट को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम टिंडल था, ठीक है, क्या नाम था, टिंडल था, उनका नाम टिंडल था, ठीक है बच्चों। तो टिंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, इस चीज़ को बताया था, ठीक है, और उन्हीं के नाम पे, ठीक है, इस इफ़ेक्ट का नाम रख दिया गया टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस इफ़ेक्ट को, इसी वजह से इसको टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो द टिंडल इफ़ेक्ट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब जो टिंडल इफेक्ट होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस कोलाइडल पार्टिकल्स से जब लाइट टकराती है तो क्या होती है, स्कैटर होने लगती है, ठीक है, स्कैटरिंग होने लगती है लाइट की। तो वहाँ पे एक इफेक्ट शो करता है, जिस इफेक्ट को कहा गया टिंडल इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका डायग्राम है जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो इस डायग्राम में बच्चों ध्यान से देखो, टिंडल इफेक्ट को दिखाया गया है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक कंटेनर है, देखो बच्चों ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या लिया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के कंटेनर को डार्क में रखा गया है, अंधेरे वाले रूम में, डार्क रूम में रखा गया है। और यहाँ पे देखो लाइट सोर्स दिया जा रहा है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट जैसे ही पास हो रही है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट जैसे ही पास हो रही है इस सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है बच्चों, जैसे ये सोल्यूशन में एंटर कर रही है लाइट, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर पहुँचते ही ये देख रहे हो आप, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, लाइट क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, ठीक है, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। और यहीं से स्कैटरिंग स्टार्ट होता है, और ये अपने पाथ को जब चेंज करता है लाइट, जब ये लाइट अपने पाथ को चेंज यहाँ से करने लगता है, और आप देखोगे तो ये डेविएट होने लगती है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो क्या होने लगती है, स्कैटर्ड होने लगती है। यहीं से क्या होती है, लाइट स्कैटर्ड होने लगती है और अपने पाथ को चेंज कर देती है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक तरीके का कोन बनता हुआ नज़र आएगा, एक तरीके का इन लाइट का कोन बनता हुआ नज़र आएगा। इस कोन को क्या कहा जाता है, टिंडल कोन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ही होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में जब बीम ऑफ लाइट पास की जाती है, ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पहुंचती है तो इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, छोटे छोटे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल से जब ये लाइट टकराती है तो क्या होता है, वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होने लगती है, डेविएट होने लगती है, ठीक है, स्कैटरिंग होने लगती है लाइट की, और ये एक तरीके से टिंडल कोन बनाता हुआ नज़र आएगा। इसको अगर आप आँख से देखेंगे, यहाँ देखो ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ है दिस इज़ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे, टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, टिंडल ने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा, टिंडल ने जब माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से उन्हें काफ़ी क्लियर दिखा कि जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर पहुंचते ही क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, मतलब स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया टिंडल इफेक्ट को। इसको आप कॉपी में ज़रूर बना लेंगे, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आप कभी कभी रियल लाइफ में आप देख सकते हो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। रियल लाइफ में जैसे टिंडल इफेक्ट अगर आपको देखना है तो आप कभी भी देखोगे आपके रूम में, जहाँ बहुत काफ़ी अंधेरा होता है, ठीक है, जब बीम ऑफ लाइट एंटर करती है रूम के अंदर, और रूम में अगर कहीं स्मॉल होल है, ठीक है, काफ़ी अंधेरा रूम है, और उस अंधेरे रूम में, ठीक है, अगर कहीं होल है और बाहर से अगर बीम ऑफ लाइट, सन रेडिएशंस या बीम ऑफ लाइट जब पहुंचती है उस रूम के अंदर, तो आप देखोगे कि उसमें रूम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आने लगते हैं उस लाइट से, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो लाइट
जब पहुंच रही रूम के अंदर तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं रूम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स के साथ टकरा के वो क्या कर रहे हैं, लाइट टकरा रही है जब पार्टिकल्स के साथ, तो वहाँ पे उनका क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। ठीक है, तो आप जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं इन द एयर, एयर के साथ स्मोक या डस्ट क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप घर पे देख सकते हो या कभी आप लोगों ने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, काफ़ी अंधेरे रूम में जब लाइट पास होती है तो वहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसा कि बहुत ही अगर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और वहाँ उस फॉरेस्ट के अंदर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के साथ मिस्ट वगैरह कंटेन होते हैं, मतलब मिस्ट के साथ वो वाटर के ड्रॉपलेट्स मिले होते हैं। एक तरीके का ये क्या हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और डेंस फॉरेस्ट में आप देखोगे तो जब लाइट पास होती है, रेडिएशन जब पास होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइट्स दिखाई देते हैं, मतलब कोन के फॉर्म में। ठीक है, तो वो एक तरीके का क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हो, काफ़ी बच्चों ने इसको देखा भी होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट में भी ये दिखाई देता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर, मतलब जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंस होना चाहिए, काफ़ी घना होना चाहिए फॉरेस्ट। ठीक है, तब वहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, जैसा कि एक और प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखो बच्चों, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस ब्राउनियन मूवमेंट को किसने डिस्कवर किया था, ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ब्राउनियन मूवमेंट को बताया था। और ब्राउनियन मूवमेंट को उन्होंने कैसे देखा था, जो ब्राउन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उनको क्या दिखाई दिया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल कभी यहाँ चला जा रहा है, तो कभी यहाँ चला जा रहा है, तो कभी यहाँ चला जा रहा है, तो कभी यहाँ चला जा रहा है, मतलब ये जिग जैग फैशन में क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं मोशन को क्या कहा गया, मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट कहा गया बच्चों। एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन ने इसको बताया और उन्हीं के नाम पे इस मोमेंट का नाम रखा गया ब्राउनियन मोमेंट। तो ये ब्राउनियन मोमेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स। जब कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन होता है, ठीक है, तो उसे ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है, व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज व्यूड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप से जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर देखा गया तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हुए, उनका कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के जिगजैग मोशन को, ठीक है, इस तरह का जो जिगजैग मोशन हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है, इन द डिस्पर्शन मीडियम मतलब अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन हो रहा है, उस मोशन को क्या कहा गया, कोलाइडल ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। ठीक है, इस जिगजैग मोशन को क्या कहा गया, ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। ठीक है बच्चों, तो ये किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका क्या हो रहा था, जिगजैग मोशन हो रहा था, कभी ये यहाँ पे जाते थे तो कभी यहाँ पे, मतलब बहुत तेज़ी से इनका मूवमेंट हो रहा था। मतलब एक चीज़ और आप जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर का जो पार्टिकल्स है, अगर वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही लाइटर है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, तो वहाँ पे उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज़ थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट थोड़ा कम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पार्टिकल उतना तेज़ी से जिगजैग मोशन नहीं कर पाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है,
उस सॉल्यूशन का ब्राउनियन मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर ब्राउनियन मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ब्राउनियन मोमेंट जनरली कैसे होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल्स के जिगजैग मोशन की वजह से होता है। इसको माइक्रोस्कोप से सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और इसी वजह से इसे ब्राउनियन मोमेंट कहा गया। ठीक है बच्चों, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लेंगे, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, जिसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, जब कोलाइड्स को, ठीक है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइड्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज़ फिर भी काफ़ी इनफ होता है और इसी वजह से ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, स्कैटर होती है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब इसको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये पाथ भी इसका विजिबल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब कोलाइडल सॉल्यूशन को आप एक जगह रख दो, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए, तो दे डू नॉट सेटल डाउन, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था कि सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, या सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद आप देखोगे तो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं होता है, ऐसा तो ट्रू सॉल्यूशन में भी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन तो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आप देखोगे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये कभी कभी स्टेबिलिटी पूछता है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके बाद क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, सस्पेंशन, एंड दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। ठीक है, सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रू सॉल्यूशन, फिर कोलाइडल, उसके बाद सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये था कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था इस चैप्टर का आधा पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे इस आधे पार्ट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर से हम किस तरीके से, किन किन मेथड से कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।